नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजर से एसोसिएटेड सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। D9 नवांश चार्ट सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम पहुँच चुके थे, मैरिज के प्रॉमिस को हमने देखा था। आप सीरियल वाइज इन वीडियोस को देखते जाएं और यदि आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ऐसा बिलीव है कि मैरिज से रिलेटेड सभी तरह की प्रेडिक्शंस देने में आप कैपेबल होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली मैरिज एंड डिलेड मैरिज। अर्ली मैरिज का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है देश, काल और पात्र पर। अलग अलग टाइम पर अर्ली मैरिज का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता था। इन 21st सेंचुरी करेंटली आप ये मान सकते हैं कि इफ मैरिज इज बिटवीन 25 टू 28 तो उसे हम अर्ली मैरिज ही कह सकते हैं। 28 से 32 तक आजकल नॉर्मल मैरिज एज है, और 35 के बाद आप उसे डिलेड मैरिज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैरिज में प्रेडिक्शन के लिए अप्रोप्रिएट दशा की तो ज़रूरत होती ही होती है, मगर सबसे पहले हमें उन चार्ट में प्रॉमिस देखना है कि अर्ली मैरिज पॉसिबल है या नहीं। जब हम प्रॉमिस देखेंगे इसके बाद ही हम दशा और अंतरदशा देखेंगे। यदि प्रॉमिस भी है और उसी टाइम पर अप्रोप्रिएट दशा भी आ जाती है तो हम इजीली प्रेडिक्शन दे पाएंगे और टाइम कर पाएंगे कि मैरिज कब होने वाली है। तो अर्ली मैरिज के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, वो है आपका D30 चार्ट। आपने D1 और D7 चार्ट देख लिया। D1 और D7 चार्ट कैसे देखना है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि D7 चार्ट में आपको लग्न देखनी है, उसकी सेकंड हाउस देखना है, सेवन्थ हाउस देखना है। यदि वो सभी अच्छे हैं तो वो अर्ली मैरिज को प्रॉमिस करते हैं। इसी तरीके से हमने लग्न देखना है, और लग्न लॉर्ड को देखना है हमें D9 चार्ट में, और सेवन्थ हाउस लॉर्ड को भी D9 चार्ट में देखना है। ये 5 चीज़ें हो गई। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको D9 चार्ट, केवल D9 चार्ट से भी हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जो डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये चेक कर सकते हैं। आप D9 चार्ट लीजिए, उसमें आपको लग्न को देखना है, सेकंड हाउस को देखना है, सेवन्थ हाउस को देखना है। केवल हाउसेस की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा। अब D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड को D9 में देखिए, D7 चार्ट के लॉर्ड को D9 में देखिए, वो अपनी D1 की पोजीशन से सेकंड, सिक्स, एट्थ या 12th में तो नहीं पहुंच गए। और वीनस देखिए D1 और D9 चार्ट में। इतनी चीज़ें आपको देखनी है और उससे हम ओवरऑल प्रॉमिस प्रेडिक्ट करेंगे। अब अर्ली मैरिज के लिए एक एडिशनल चीज़ और देखनी है आपको, D30 चार्ट। D30 चार्ट बताएगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है और आपकी अर्ली मैरिज होगी या नहीं। अब D30 चार्ट का लग्न देख लीजिएगा। यदि D30 चार्ट का लग्न बेनिफिक हो, प्लेनेट से एसोसिएटेड हो, अच्छा हो, उसका लॉर्ड अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड हो, उसे बेनिफिक प्लेनेट देख रहे हो, तो वो अर्ली मैरिज करवाता है। साथ ही साथ नेटिव की मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रीवियस केस वाले एग्जांपल में मैं लेता हूँ। यहाँ पर ये प्रीवियस केस वाला मैंने एग्जांपल जो यहाँ पे लिया था, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसकी जो D9 की लग्न है वो बुरी तरह एफ्लिक्टेड है। D9 का सेवन्थ हाउस भी एफ्लिक्टेड है। तो भी इस नेटिव की मैरिज प्रॉमिस इसलिए थी कि जो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड उसे देख रहा था। इसी तरीके से सेकंड हाउस को जुपिटर देख रहा था, इसलिए इस नेटिव की मैरिज हो पाई। अब इसकी अर्ली मैरिज में इसके D30 चार्ट का भी रोल है। अब देखें D30 चार्ट में इसकी लग्न को जुपिटर यहाँ पर देख रहे हैं, वो भी ट्राइन से ओन साइन से बैठकर इसे देख रहा है। जुपिटर अपने साइन में बैठा हुआ है, वहां से देख रहा है। तो D30 चार्ट की लग्न स्ट्रॉन्ग हो गई, और ये D30 चार्ट की लग्न ने इनकी मैरिज के अंदर आपको उसको अर्ली करवाया भी है, और इसके बाद इनकी मैरिड लाइफ भी हैप्पी रही है। नेक्स्ट मैं एक इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर
ये एक चार्ट बनाया हुआ है आपका लेट मैरिज का केस है। लेट मैरिज, अब लेट मैरिज कब होगी नेटिव की, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपका जो चीज़ें हमें देखनी है वो फिक्स है मैरिज से रिलेटेड। हर चीज़ में लेट मैरिज देखनी हो, चाहे आपको डिलेड मैरिज, डिलेड या लेट तो एक ही बात होगी, अर्ली मैरिज देखनी हो या देखना है डिनाइल ऑफ मैरिज, आपको वही चीज़ें देखनी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये एक लेट मैरिज का चार्ट मैंने बना रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम D9 चार्ट को देखेंगे। तो D9 चार्ट में आप इसकी देख लीजिए, लग्न एफ्लिक्टेड है, केतु बैठा हुआ है, 7th हाउस में भी आपका राहु यहाँ पर आके बैठ गया, तो 7th हाउस भी इसका एफ्लिक्ट हो गया। अब तीसरी चीज देखेंगे हम कि इसका लग्न लॉर्ड D1 का, लग्न लॉर्ड ऑफ D1 कौन हो गया, मून। तो मून की आप पोजीशन देखिए, नवांश चार्ट में अपने आप से कौन सी पोजीशन में चला गया है, लग्न लॉर्ड ऑफ D1 एंड 7th लॉर्ड ऑफ D1। तो 7th लॉर्ड ऑफ D1 अपने आप से ये 4 साइन में यहाँ पर है, यदि हम काउंट करेंगे तो अपने आप से 7th पोजीशन में चला गया, तो ये पोजीशन खराब नहीं है, ठीक है। मगर आप इसको देखते हैं D9 चार्ट की लग्न से ये 8th हाउस में चला गया है, D9 चार्ट की लग्न से 8th हाउस में चला गया है, तो वो इसकी अच्छी पोजीशन नहीं है। सिमिलरली आप दूसरी यहाँ पर चीज देखेंगे, इसकी यदि हम D30 चार्ट देखते हैं तो D30 चार्ट आप ध्यान से देखिएगा, इसकी लग्न हाईली एफ्लिक्टेड है, सन राहु और केतु वहां पर बैठे हुए हैं, और मार्स एंड आपका डेबिलिटेटेड मरकरी इसको देख रहा है। तो आपकी इसकी मैरिज तो प्रोमिस्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज कैसे प्रोमिस हो गई कि जो D1 चार्ट का 7th लॉर्ड अपनी पोजीशन से 7th हाउस में चला गया है इन D9 चार्ट। दूसरा D9 चार्ट का जो हम देखेंगे, D9 चार्ट के अंदर यदि आप इसका 2nd हाउस देखेंगे, D9 चार्ट का 2nd हाउस, उसका लॉर्ड भी अपने आप से 7th पोजीशन पर चला गया है, इसलिए इसकी मैरिज तो प्रोमिस्ड है। सिमिलरली यदि मैं इसका D9 चार्ट में इसका 7th हाउस देखूं, तो 7th हाउस के अंदर हम देखेंगे कि वीनस बैठा हुआ है। तो D9 चार्ट के 7th हाउस में राहु होते हुए भी वीनस क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए इस नेटिव की वो भी मैरिज करवाने में कैपेबल है। अब इसकी डिलेड मैरिज का जो मेन रीजन है वो आपका है कि फर्स्टली इसका जो 7th लॉर्ड है वो सैटर्न है, और 7th लॉर्ड जब भी सैटर्न होता है वो थोड़ी बहुत मैरिज में प्रॉब्लम करता है। दूसरी बात, वो 7th लॉर्ड सैटर्न होने के साथ साथ D9 चार्ट में वही सैटर्न 8th पोजीशन पे चला गया है, और अपने आप से D9 चार्ट में वो अपने आप से भी देखिए, D1 चार्ट में सैटर्न की पोजीशन देखिए और D9 चार्ट में सैटर्न की पोजीशन देखिए, तो अपने आप से वो 8th हाउस में चला गया है। तो मैंने आपको अर्लियर जो रूल बताया था कि आपने लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड को देखना है D1 चार्ट के लग्न लॉर्ड, और 7th लॉर्ड को D9 चार्ट में देखना है। यदि वो अपनी पोजीशन से 2nd, 6th या 8th और 12th में चला जाता है तो वो डिनाइल ऑफ मैरिज है या लेट मैरिज है। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, देखिए D1 चार्ट में आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ है 9 साइन में, और D9 चार्ट में ये पहुंच गया है 4 साइन में। तो 9 साइन से 4 साइन मतलब वो अपनी पोजीशन से 8th हाउस में चला गया है, साथ ही साथ वो D9 की लग्न से भी 8th हाउस में है सैटर्न, इसलिए ये आपका देखिए मैरिज तो कराएगा मगर ये मैरिज डिले करवा रहा है। फर्दर मैं इसका D30 या D30 ही देखता हूं, तो D30 चार्ट की यदि लग्न अच्छी कंडीशन में है तो अर्ली मैरिज होगी, मगर यहाँ पे हाईली एफ्लिक्टेड है। इसके अंदर देखिए आपका मेलिफिक्स, सन, राहु, केतु बैठा हुआ है। तो एक केतु को गलत मत समझ लेना, D30 चार्ट में राहु केतु एक ही हाउस में बैठते हैं कि आप सोचो दोनों बिठा दिए हैं तो एक चार्ट ठीक नहीं है। फर्दर उसको देखिए, मार्स देख रहा है और मरकरी भी देख रहा है, वो भी मेलिफिक होकर देख रहा है और डेबिलिटेड होकर देख रहा है, इसलिए इस नेटिव की मैरिज लेट होनी थी और इसकी मैरिज लेट ही हुई। साथ में इसमें मैं मल्टीपल मैरिजेस से रिलेटेड भी आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि नेटिव की मल्टीपल मैरिज हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे।
तो द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द D9 चार्ट। तो देखिए मैं D9 चार्ट पर ही सारा फोकस कर रहा हूँ, और मैरिज से रिलेटेड आपको कुछ भी देखना है, यदि आपके पास D1 चार्ट नहीं भी है तो केवल D9 चार्ट के बेस पे वो आप 99% करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मैरिज के केस में सबसे इंपॉर्टेंट देखना है स्ट्रेंथ ऑफ लग्न लॉर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ लग्न लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट। आपको D9 चार्ट के लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। यदि लग्न लॉर्ड आपका एक्सोल्टेड और रेट्रोग्रेड हो, ओन साइन में हो और केंद्रीय ट्राइन में प्लेस्ड हो या 11th हाउस में प्लेस्ड हो। मैं केवल D9 चार्ट की बात कर रहा हूं, मल्टीपल मैरिज के केस में D1 चार्ट की बात ही नहीं कर रहा। अब D9 चार्ट का लग्न लॉर्ड देखिए, यदि वो एक्सोल्टेड है, मूल त्रिकोण राशि में है, अपने साइन में है और केंद्रीय ट्राइन में प्लेस्ड है और रेट्रोग्रेड है, इनमें से कोई भी चीज है, तो रेट्रोगेशन तो बेसिकली हम D1 चार्ट में ही देखते हैं, और रेट्रोग्रेड D1 चार्ट में है और आपका वो एक्सोल्टेड है, लग्न लॉर्ड ऑफ D9 की बात कर रहे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द स्ट्रेंथ ऑफ लग्न लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट। द लग्न लॉर्ड शुड बी एक्सोल्टेड और रेट्रोग्रेड और इन ओन साइन एंड वेल प्लेस्ड इन केंद्र और ट्राइन और इन 11th हाउस। सेकंड कंडीशन, द 7th हाउस शुड हैव मेलिफिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए मेलिफिक एसोसिएशन होनी चाहिए मल्टीपल मैरिज के लिए। बेनिफिक होगी तो वो मैरिज नहीं होने देगा मल्टीपल, आपकी जो भी मैरिज है उसको अच्छे से जाने देगा, मगर 7th हाउस का मेलिफिक एसोसिएशन है। नॉर्मली एसोसिएशन ऑफ बेनिफिक विद 7th हाउस और लॉर्ड डू नॉट गिव मैनी मैरिजेस। तो 7th आपका जो हाउस है या उसके लॉर्ड का मेलिफिक एसोसिएशन होगा तब मल्टीपल मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट आपको यह भी देखना है कि प्रोमिस ऑफ मैरिज है या नहीं इन द लग्न ऑफ बर्थ चार्ट एज वेल एज D9 चार्ट। आप प्रोमिस ऑफ मैरिज देख लीजिए, प्रोमिस ऑफ मैरिज होना चाहिए। द प्रोमिस फ्रॉम द साइन प्लेसमेंट में बी चेक्ड कि आपका प्रोमिस ऑफ मैरिज है या नहीं। प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने बताया था प्रोमिस ऑफ मैरिज किस तरीके से देखना है, आपको D9 चार्ट का लग्न 2nd एंड 7th हाउस देखना है, D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड आपको देखना है, इसके बाद वीनस की पोजीशन देखनी है। तो प्रोमिस ऑफ मैरिज होगा तभी मल्टीपल मैरिज होंगे। फर्दर आपके चार्ट के अंदर, ये D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ, यदि धन योग है बहुत सारे तभी भी आपकी मल्टीपल मैरिज होगी। धन का सीधा सीधा रिलेशन है, यदि आपके पास पैसा होगा तो ही आपसे कोई मैरिज करेगा। तो एक भी मैरिज होने के लिए धन योग जरूरी है, मगर जितने ज़्यादा धन योग होंगे उतनी मल्टीपल मैरिजेस होने के आपके चांसेस होते हैं। फर्दर आपको देखना है प्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखिएगा, 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड इन उपचय हाउसेज गिव मैनी मैरिजेस। यदि 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड आपका कुटुंब का है वो उपचय हाउसेज में प्लेस्ड हो, 7th लॉर्ड आपके स्पाउस का है या पार्टनर का है वो उपचय हाउसेज में हो, 12th आपका बैड प्लेजर का है वो भी यदि उपचय हाउसेज में हो तो वो भी मल्टीपल मैरिज देता है। और आज की डेट में देश काल पात्र के बेस पे मल्टीपल मैरिज पॉसिबल नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि वो मल्टीपल रिलेशंस देगा। और यदि ये उपचय हाउसेज में हो तो जो वाइफ होगी वो रिच होगी या आपका जो भी कंपेनियन होगी उसकी वजह से आपको पैसा मिलने वाला है। इस तरीके से हम मल्टीपल मैरिजेस को चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल मैरिज अभी भी हमें देखनी हो तो उसमें हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं मल्टीपल मैरिजेस के बाद ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको D9 चार्ट से रिलेटेड कंसेप्ट समझने में हेल्प मिली होगी। यदि आपको किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगता है वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा जिससे कि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और यदि आपको मेरी कोशिश कामयाब लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।